हाय बच्चा लोग, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। So today we are take class 10 science the most important chapter metals and non metals। तो ये बच्चों आपकी सीरीज का जो है चैप्टर नंबर 3 रहने वाला है। इसके बाद हमारी जो केमिस्ट्री बच्चों से एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद जो हमारी कंप्लीट केमिस्ट्री जो ओवर हो जाएगी उसका हम बायो और फिजिक्स से चैप्टर भी करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका की नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जितने भी सब्सटेंस जनरली है, अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो उन सारे सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होते हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो आज उन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बच्चों हम जो लोग हैं बात करने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है, उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस जो हमारा मेटल की कैटेगरी में आएगा और कौन सा सब्सटेंस जो हमारा नॉन मेटल में आएगा। बिकॉज यहाँ पर हमको बहुत सी इस चैप्टर में ऐसे देखने को मिलने वाली बच्चों कि कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो नॉन मेटल्स के, बट वो आपको मेटल कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। वहीं पर कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि है तो नॉन मेटल्स के, बट आपको मेटल वाली कैटेगरी में देखने को मिले। तो हमको दोनों ही चीजें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो जनरली हम जितने भी सब्सटेंस है फिजिकल स्टेट की हम लोग बात करें, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दो टाइप के सब्सटेंस हमारे होते हैं, ठीक है। और इनको हमने दो ग्रुपों में बांटा है। तो एक एक कर पहले इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है उसको समझेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। बच्चों उसके बाद जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे कि नॉन मेटल्स और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती क्या है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस चैप्टर आल्सो अ लिटिल बिट बिग, so we can also shoot this chapter into two parts. So in this video you can take the half one and another video will take the half part. This is the last part after that. Okay, so let's begin the chapter without any delay. So सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे मेटल्स की, कि मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बेटा एक चीज और आपको ध्यान रखिए, जो भी एक्सेप्शनल केस होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट पहले हम लोग मेन कैरेक्टर समझ लें। सबसे पहला मेटेलिक क्लस्टर। क्लस्टर का मीनिंग बेटा सिंपल वर्ड्स में हम लोग बात करें तो होता यह है कि जनरली जितने भी मेटल्स होंगे, ओके, वो सारे मेटल्स आपके चमकदार मीन्स उनका सरफेस थोड़ा शाइनी सा होगा, ठीक है। जितने भी मेटल्स होंगे जनरली उनका सरफेस जो है वो शाइनी का होगा, और इसी शाइनी सरफेस की प्रॉपर्टी को ही हम लोग बेटा जो है मेटालिक क्लस्टर बोलते हैं। क्लियर? लाइक आयरन हो आपका, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, इन सभी का सरफेस जो होता है बेटा वो कैसा होता है? शाइनी सरफेस होता है, जिसकी वजह से इनमें लस्टरस का कैरेक्टर जो होता है वो होता है ना, लस्टरस होते हैं। जनरली ऑल मेटल्स आर lustrous in character, but some are exceptional also. We can also discuss again in the next part. Okay, let's come on the next topic, hardness. बेटा हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस मीन्स आप कह सकते हो ये सॉलिड होते हैं, है ना, बहुत सख्त होते हैं अगर सिंपल वर्ड से बोले तो, ठीक है। तो जनरली मेटल्स जो होंगे वो हार्ड होंगे, तो आप ऐसा कह सकते हो उसको आप इजीली कट नहीं कर सकते हो नाइफ से किसी सब्सटेंस की हेल्प से, ठीक है। और इनकी हार्डनेस जो मेटल टू मेटल वरी करेगी, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग हार्डनेस होगी। बट यहाँ पर हमको तो एक्सेप्शन याद रखने कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है और जिसको कि हम लोग जो है नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। सोडियम के बारे में हम और भी बात करेंगे आगे, बट अभी हमको क्या याद रखना है कि सोडियम इज अ मेटल, इट कैन इजीली कट बाय हेल्प ऑफ नाइफ। ओके, एक और चीज आपको याद रखना है इसमें कि जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स ऐसे होंगे बेटा जो कैसे होंगे आपके नेचर में हार्ड होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, मेलिएबिलिटी। अगर हम बात मेलिएबिलिटी की करते हैं बेटा, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी मेटल पर फोर्स अप्लाई करके या उसको बीट करके उसकी थीन शीट्स बना सकते हैं। ऐसा नॉन मेटल्स के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप नॉन मेटल सारे से ट्राई करोगे तो टूट जाएंगे। ओके, तो जनरली मेटल्स जो होते हैं उनको बीट करके, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बीटन इनटू थीन शीट्स। अंडरस्टूड? अगर हम लोग जो है बेटा मेटल्स को बीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर और एनी अदर इक्विपमेंट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट्स। ओके, एंड एक और चीज आपके जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं बेटा,
मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, जिसकी कि आप बहुत ज्यादा बहुत थीन आप उनकी जो है शीट्स बना सकते हो बेटा। उसके अलावा कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स की भी हम लोग थीन शीट्स बना सकते हैं। बट आपको याद रखना कि गोल्ड और जो हमारे सिल्वर होते हैं मोस्ट मेलिएबल मेटल्स में आते हैं। ओके, अगला कैरेक्टर डक्टिलिटी। ये मेटल्स का सबसे मेन कैरेक्टर है। डक्टिलिटी का मतलब होता है इनको पतले वायर्स इनके हम लोग बना सकते, थीन वायर्स इनके खींच सकते हैं हम लोग, जितना पतला पॉसिबल हो सकता है। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स याद रखना है कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कहते हैं, जिसके कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से बेटा हम लोग 2 किलोमीटर लेंथ लंबा वायर बना सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर जिसकी लेंथ हो, इतना लंबा वायर सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम लोग जो बेटा वो बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा गोल्ड है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। और डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू ड्रॉ इनटू थीन वायर्स। मीन्स हम मेटल्स के पतले तार या पतले वायर्स बना सकते हैं, और इस कैरेक्टर को बेटा हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। चलिए आगे बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, हीट पर भी बात करेंगे हम लोग, सॉरी, और वहीं पर हम लोग जो है आगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बात करेंगे। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जनरली जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे मेटल्स हीट को अपने अंदर से बहुत अच्छे से पास होने देते हैं। मतलब अगर हमने सपोज ये एक मेटल की रोड ली, इसके अगर हम किसी सरफेस पर हीट दे रहे तो वो हीट इक्वली उस पूरे मेटल में ट्रांसफर हो जाएगी। और कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि उस मेटल के पूरे एरिया का जो टेम्परेचर है बेटा वो एक जैसा ना हो जाए। क्लैंप, तो इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लैंप लिया है, वहीं पर हमने एक मेटल की रोड ली है जो कॉपर, एल्यूमिनियम किसी की भी हो सकती है। उस मेटल रोड को हमने हीट दी तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो मेटल की रोड है बेटा ये प्रॉपरली इक्वली हर जगह से जो हीट को आगे से आगे ट्रांसफर कर दी, और हमारी पूरी रोड जो है गर्म हो जाएगी। मीन्स अगर हम इसको यहाँ से टच करेंगे तो भी हमको बर्निंग सेंसेशन फील होगा, और यहाँ से टच करेंगे तो भी जो है हमको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। तो हम कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हीट के बहुत अच्छे बेटा आपके कंडक्टर होते हैं। मीन्स अपने अंदर से हीट को बहुत अच्छे से पास होने देते हैं। सिल्वर एंड कॉपर जो होते हैं आपके बहुत ही अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं हीट के। वहीं पर अगर हम बात लेड यानी एक शीशा मेटल होता है, एक मर्क्यूरी की बात करें तो बेटा ये आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि सिल्वर एंड कॉपर जो है बेटा वो मोस्ट या बेस्ट, हम कह सकते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। वहीं पर अगर हम बात लेड और मर्क्यूरी की करें तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। आपको याद रखना है बेटा ये चीज। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो जनरली मेटल्स जो होते हैं उनमें हीट को ट्रांसफर करने का बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है। और अगर बात दूसरी करें तो जनरली मेटल्स जो होते हैं हीट तो ट्रांसफर करेंगे, साथ ही उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हायर साइड होता है। मीन्स अगर आपको उनको मेल्ट करना है, मीन्स सोलिड होते हैं मेटल, हार्ड होंगे, तो सोलिड से हमको लिक्विड स्टेट में बेटा मेटल्स को कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों? आपको जो यहाँ पर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ हीट की नीड होगी। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर, एट द सेम टाइम उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हायर साइड होते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम सभी को पता है कि जितने भी वायर्स होते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं वो जनरली मेटल्स के बनते हैं, और मेटल्स जो होते हैं अपने अंदर से करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो उसी का एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर एक टर्मिनल लिया और यहाँ पर ए और बी दो मेटल्स के हमने कुछ पार्ट्स यूज कर लिए। अगर इन पार्ट्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं बेटा तो इसमें से जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी और हमारा जो बल्ब है ये ग्लो हो जाएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद रहेगा कि मेटल जो है सर्किट को कंप्लीट कर देगा, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो होने लगेगा। उसी के साथ आपको इन वायर्स के ऊपर एक पतली सी ब्लैक कलर की कोटिंग दिख रही है बेटा। ये कोटिंग हम लोग ऐसे सब्सटेंस की करते हैं जो इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो इसके अंदर का पार्ट मेटेलिक होगा बट बाहर हम लोग पीवीसी या प्लास्टिक से इसकी कोटिंग कर दे, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो इनके साथ वर्क कर रहा है तो उसको शॉक ना लगे, वो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से जो है अपने आप को खुद को बचा सके। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जितने भी मेटल्स होंगे ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते। सो वी कैन से एट द सेम टाइम मेटल्स आर जनरली अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। आप किसी भी मेटल को जनरली बीट करो, पीटो उसको, है ना, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ साउंड सुनाई देगा, है ना। वहीं पर नॉन मेटल्स के केस में आपको देखने को कम मिलेगा, है ना, कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, बट मेटल्स में जो है आपको एक कैरेक्टर देखने को, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्रिकिंग हार्ड सरफेस। अगर आप मेटल को बीट करो हार्ड सरफेस पर, आप किसी हैमर से या किसी स्टिक से आप बीट कर रहे हो तो बेटा आपको जो है साउंड सुनाई देगा, और यही साउंड प्रोडक्शन की कैपेसिटी ऑफ मेटल्स, दिस इज नोन एज अ सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस सो दे आर यूज्ड टू मेक बेल्स। इसीलिए हम आप देखते हो कि आपके मंदिरों में या जो भी हमारे घंटियां होती है जनरली मेटल्स की बनाते हैं, क्योंकि ये साउंड को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमको साउंड मिल जाता है। तो आपको याद रखना है सोनोरिटी का मीन्स क्या होगा कि मेटल्स का वो कैरेक्टर जिसकी हेल्प से बेटा मेटल्स जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। तो अभी तक हमने मेटल्स के बारे में बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग जो है बेटा नॉन मेटल्स के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते। तो जो कैरेक्टर हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किए है, जो कैरेक्टर हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किए, वही कैरेक्टर हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट हम जो है स्मार्ट वर्क करेंगे बच्चों, हमको हर एक कैरेक्टर को फिर से पढ़ने की नीड नहीं है, इस टेबल की हेल्प से हमको पता लग जाएगा। जैसे कि हमने समझा था हार्डनेस, तो ये कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल से ग्रेफाइट, कोल, सल्फर, आयोडीन, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। तो आपको देखना है कि ग्रेफाइट जो है ओके एंड कोल, जो इन सारे सब्सटेंसेस में ग्रेफाइट एंड कोल दोनों ही ऐसे सब्सटेंस है जो कि हार्ड होंगे आपके। ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो आपकी पेंसिल की नीब या लीड इससे बनती है, इससे आप लिखते हो पेंसिल, तो वो जो होती है वो ग्रेफाइट से फॉर्म होती है बेटा। सेकंड थिंग हमको क्या रखना, ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट हार्ड होता है, एट द सेम टाइम अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, बट ये मैलिएबल नहीं होगा, इसमें डक्टिलिटी कैरेक्टर नहीं होगा, और पीटने पर आपको कोई साउंड भी नहीं सुनाई देगा, तो सोनोरस भी नहीं होगा। वहीं पर बात हम कोल की करें तो हार्ड होगा, पर बाकी के इनमें कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। सल्फर ये नॉन लस्चरस होगा और बाकी कैरेक्टर इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग आयोडीन की बेटा, आयोडीन में बाकी कैरेक्टर हमको को देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये चमकदार होता है, तो इसमें एक कैरेक्टर होगा जो मेटल का होगा, साइड सरफेस वाला, लस्चरस वाला। तो आयोडीन जो है नॉन मेटल, बट इट कैन कैरी द वन कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड इट्स लस्चरस। तो आपका आयोडीन लस्चरस होगा। तो इस टेबल को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और आपको इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, क्योंकि इस टेबल से आप बिना ज्यादा मेहनत किए नॉन मेटल्स के कैरेक्टर भी इजीली समझ पाएंगे। जस्ट अपोजिट है मेटल्स का। कुछ एक्सेप्शनल केस है जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन बेटा कर दिया। तो आप लोगों को कैरेक्टर जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि कौन से एक्सेप्शनल केस है जिनके बारे में की हम लोगों ने बात की है, ठीक है। तो जनरली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी नॉन मेटल्स की, ओके। अब एक और बात आती है, क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी इनफ है मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमको यहाँ पर जो है बेटा बात आपकी केमिकल प्रॉपर्टी पर भी करनी होगी कि केमिकल प्रॉपर्टी में जो है किस टाइप के कैरेक्टर होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, किस टाइप से रिएक्ट करते हैं केमिकल्स के साथ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप बच्चों आप लोगों ने टेबल देख ली होगी, उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है और यहाँ पर हम एक्सेप्शनल केस भी समझते हैं, ओके। वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन, देयर आर मेनी एक्सेप्शन। हमको अभी हमने बात की कि बहुत सारे एक्सेप्शन होने की वजह से हम सिर्फ फिजिकल कैटेगरी के बेसिस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो हमको यहाँ पर बात केमिकल प्रॉपर्टी पर भी करनी होगी। उसके बाद हमको जो प्रॉपर रिजल्ट मिलता है, तो जो जिसके मेन ज्यादा कैरेक्टर जिस साइड मूव करेंगे
उस बेसिस पर हम लोग जो बेटा सब्सटेंस को मेटल्स और नॉन मेटल्स कैटेगरी में हमने रखा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होंगे, पर यहाँ पर एक्सेप्शन जो हमको याद रखना है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर बेटा लिक्विड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको फर्स्ट थिंग ये याद रखना है कि एक्सेप्शनल है मेटल, बट ये रूम टेम्परेचर पर हमको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेगा। वहीं पर हम बात करें मेटल्स पर, हमने बात की थी इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, है ना। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट यानी आप इसको सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हो तो आपको बेटा बहुत ही ज्यादा इनको बॉइल करना पड़ेगा या बहुत ज्यादा आपको इनको हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आएंगे। बट अगर हम बात करें गैलियम एंड सीजियम, दो ऐसे मेटल है जिनका की मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, या सिंपल बोल रहे ऐसे मेटल अपनी पाम अपनी हथेली पर भी रख रहे तो हमारी बॉडी हीट से ये लोग जो है अपनी स्टेट खो देंगे और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है, गैलियम एंड सीजियम जो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं कंपेयर टू अदर मेटल्स। वहीं पर मर्क्यूरी का भी आपको याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पर जो है ये लिक्विड स्टेट में रहेगी। ओके, आगे बढ़ते। हमने अभी बात की थी कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्ट्रस का कैरेक्टर होता है, जबकि ये कैरेक्टर किसका है बेटा, मेटल्स का है। बट यहाँ पर आपको कैरेक्टर जो है नॉन मेटेलिक सब्सटेंस में भी देखने को मिल रहा है। कार्बन जो है मेटल्स नहीं है, ठीक है, बट इसके डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं। एलोट्रोप्स यानी इसी के बाय प्रोडक्ट हम लोग कह सकते लाइक डायमंड, है ना। तो ये जो होते हैं, हमने अभी पढ़ा कि हार्डनेस जो मेटल का कैरेक्टर पर हमको पता है कि इस अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम लोग जो है वो डायमंड को मानते हैं, जबकि एक नॉन मेटल है कार्बन की फॉर्म है। वहीं पर बात हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की थी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, जबकि मेटल्स जो होते हैं जनरली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। बट अभी हमने समझा था प्रीवियस टेबल में कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे भी है जो कि नॉन मेटल और मेटल्स में कॉमन आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर मेटल लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मेटल्स है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो कि बहुत ही ज्यादा आपके सॉफ्ट होते हैं और आप इजीली इनको नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो। जबकि हमने क्या पढ़ा था कि मेटल्स के कैरेक्टर जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, मेटल जनरली हार्ड होंगे, है ना। तो ये आपको कुछ एक्सेप्शनल केस है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए, तो आपको इनको भी अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ से भी बहुत सी बार जो है आपके बोर्ड में बेटा क्वेश्चन बने, चाहे 1 मार्किंग क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको एक्सेप्शनल केस भी बहुत अच्छे से करना है बेटा। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की मेटल्स और नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक कर सब्सटेंस में। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, पहले इसको डिस्कस करते हैं, बाद में हम लोग इक्वेशन बात करते। मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जनरली जो नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वहीं पर हमारे जो मेटल्स है वो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। इसके पीछे का एक और रीजन है बेटा, हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो आप लोगों के साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मेटल्स जो होते हैं, है ना, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे। तो अगर मेटल्स नेचर में बेसिक है तो उनके ऑक्साइड भी कैसे बनने चाहिए, बेसिक। वहीं पर बेस जो है ये नॉन मेटल्स जो है ये एसिडिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्न मैग्नीशियम रिबन। हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, हमने पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या किया, बर्न किया बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा। हमको पता है कंबशन किसी का भी करते तो विदाउट ऑक्सीजन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन there is not possible to burn any kind of fuel or any kind of substance in the absence of oxygen। तो हम लोगों को ऑलरेडी चीज पता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम लोग बेटा किसी भी सब्सटेंस को बर्न आउट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम जो कि हमारा मेटल हमको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला हमको सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को जब हम लोगों ने वाटर में डिसोल्व किया तो आपका MgOH ट्वाइस बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि
वाटर के अंदर घोलने पर बना। और बेटा ये MgOH नेचर में बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, यहीं पर हमने नॉन मेटल लिया सल्फर, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना। इस सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करने पर आपको एसिडिक सब्सटेंस मिलता है बेटा, है ना। और हमको पता है कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करेंगे और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, हम लोगों को ये चीज पता है। तो आपको क्या समझ आया कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको बर्न करने के बाद अगर इनके जो सब्सटेंस हमको जो प्रोडक्ट मिला उसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो मेटल्स जो है बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे और नॉन मेटल्स जो है वहीं पर हमारे एसिडिक ऑक्साइड जो है बेटा वो प्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इक्वेशंस भी आपको याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। What happens when metal burns? मेटल को बर्न करने पर क्या होता है? सबसे पहले ये सीरीज आप लोग देख लीजिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज है कि कौन सा मेटल जो है ऑक्सीजन से किस टाइप से रिएक्ट करता है बर्निंग में। तो आपको देख लेना है कि सोडियम जो है सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, वहीं टेबल पर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा कॉपर जो है सबसे लोवेस्ट रिएक्टिव ऑर्डर में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा रिएक्टिव सीरीज में। ओके, बात करते हैं अगर हम लोग इनको बर्न कर रहे हैं तो हम देखेंगे सोडियम को हम जब जला रहे हैं तो आपको येलो कलर की बहुत अच्छी सी फ्लेम देखने को मिल रही है, ठीक है। मैग्नीशियम को जब आप बर्न कर रहे हो बेटा, ठीक है, सोडियम बर्न्स इजीली विथ येलो फ्लेम, हमको पता है मैग्नीशियम जो है बर्न होगा बट आपको यहाँ पर व्हाइट फ्लेम देखने को मिलेगी। वहीं पर कॉपर जब बर्न होगा तो आपको ब्लू और ग्रीन कलर की फ्लेम आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो आपको दिख रहा है कि ये व्हाइट कलर की फ्लेम आपको बर्न होने पर दे रहा है। ओके, तो आपको याद रखना है ये सीरीज हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस ऑर्डर को हम लोगों को याद कर लेना है कि सबसे विगोरसली जो है सोडियम रिएक्ट करेगा और बाकी भी जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोडियम ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अदर मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि सोडियम ऑक्साइड का जो बना हमारे पास मेटल का ऑक्साइड सिर्फ यही एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि वाटर में सोल्यूबल है। इसके अलावा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे बेटा ये वाटर में आपके इनसोल्यूबल रहेंगे, याद रखना है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि इनको बर्न करने पर मेटल ऑक्साइड बनेंगे, हमको पता है ना, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझा। तो इन मेटल ऑक्साइड्स में से सिर्फ सोडियम ऑक्साइड ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि मेटल ऑक्साइड है जो कि वाटर में सोल्यूबल है। उसके अलावा जो बाकी के मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा है बेटा ये आपका वाटर में इनसोल्यूबल जो है रहने वाला, मींस मेटल में आपका ये घुलेगा नहीं। वहीं पर हमको क्या रखना है कि हमारे गोल्ड और सिल्वर जो होते वो बर्न नहीं होते, ठीक है, उनके मेटल ऑक्साइड्स नहीं बनते, वो बर्न नहीं होते, ये भी आपको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा देखा है स्लाइड जो भी प्रीवियस में बात की थी उसी बात है। मेटल को ऑक्सीजन की वजह से बर्न करे तो मेटल ऑक्साइड बनता है, हमको पता है। ओके, इसमें से सोडियम ऑक्साइड ही है जो कि पानी में डिसोल्व हो, इसके अलावा कोई भी सारे इंसोल्यूबल रहेंगे, ठीक है। जब आप कॉपर ऑक्साइड ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, हमको पता है ज्यादातर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। जैसे कॉपर है कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जनरली जितने भी मेटल से ठीक ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर मेटल ऑक्साइड्स आपके फॉर्म करेंगे और ये मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होंगे तो बेसिक होंगे। आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। ये इक्वेशंस भी आपको याद रख लेना अच्छे से और इसको अच्छे से बहुत अच्छे से इसको आपको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये आप इक्वेशन याद रहो, इससे आप समझ मेटल जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बना रहे तो आपका मेटल ऑक्साइड जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। ओके, व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्स इन द एयर। ओके, अगर मेटल्स को एयर की प्रेजेंस में हम जला रहे हैं तो क्या होगा। ओके, चलिए बात करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे बेटा हमारे नेचर में, तो नेचर में जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे। बट सम मेटल ऑक्साइड्स, ये याद रखना है, सच आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दोनों ऐसे ऑक्साइड से जो कि एक्सेप्शन शो करेंगे, इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड
और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जनरली मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होंगे, बट एक्सेप्शन क्या है कि मेटल, एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों ऐसे मेटल्स है जो दोनों टाइप का नेचर शो करेंगे, एसिडिक भी और बेसिक भी। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। और इस टाइप के मेटल्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। क्लियर? क्या समझ आया कि एल्यूमिनियम एंड जिंक ऐसे ऑक्साइड्स है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ओके, और इस टाइप के मेटल ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। ओके, यहीं पर बात हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि यहीं पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है HCl एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इससे भी रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना, वाटर बना। अभी हमने समझा था ये सॉल्ट और ये वाटर है, और इसी एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ने बेस से भी रिएक्शन किया, आपका सोडियम एल्यूमिनेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। तो आपको एक चीज याद रखना है बेटा कि ये दोनों मेटल एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे मेटल्स है जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे। ओके, और ये इस टाइप के जो ऑक्साइड्स बनाएंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे, और ये आपकी जो है इसकी एक बेसिक सा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके CBSE ICSE बोर्ड में बहुत सी बार रिपीट हुए हैं, तो आपको इस चीज को याद रखना है। ओके, आगे हम बात करते हैं। हमने पढ़ते आ रहे हैं 9 से 8 से कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम फ्री नहीं छोड़ते। आपको लिखना है, इसको केरोसिन कंटेनर के अंदर रखना पड़ता है। वहीं पर अभी हमने बात की कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। तो सोडियम को फ्री क्यों नहीं छोड़ सकते? पोटेशियम को भी हम लोग फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर वाटर सोल्यूबल, बट सम सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड EtC आर सोल्यूबल टू फॉर्म अल्कलाइज। अब हम बात करते हैं इन दोनों मेटल्स की। ठीक है, पोटेशियम एंड सोडियम ऐसे मेटल है जो विगोरसली जो है आपके एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर इजीली खुद को बर्न करने लगते हैं, एकदम फायर पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, जलने लगते हैं। इसी वजह से बेटा इन दोनों मेटल्स को एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिससे कि इनकी जो है ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में ना आ पाए, उनसे कांटेक्ट ना बना पाए और ये इजीली बर्न ना हो पाए। तो आपको याद रखना है दोनों मेटल जो है सोडियम एंड पोटेशियम जो है बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेंगे और अपने आप को बर्न कर लेंगे। इस वजह से इन दोनों मेटल्स को बेटा हम लोग कहाँ रखेंगे? तो केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखना पड़ेगा दोनों ही मेटल्स को। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। Because sodium and potassium are the most reactive metal and they react vigorously in the presence of moisture and oxygen and they burn themselves. That's why we are put in the or we keep in the container that fill with the kerosene oil, both the substance like sodium and potassium. आपको याद रखना है, important point है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी बात की है कि मेटल्स जो है एयर में बर्न होते हैं, तो किसके साथ क्या हो रहा है? सबसे पहले ये आपके सिल्वर और गोल्ड दिख रहे, तो ये हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं, बट ये बर्न नहीं होंगे। ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करें ऑक्सीजन के साथ, ये हाई टेम्परेचर पर भी ये बर्न नहीं होंगे। आपको चीज याद रखना, ये एक्सेप्शन है दोनों ही केस में, क्योंकि ये दोनों मेटल रिएक्ट नहीं करते, तो ये मेल्ट हो जाते बट बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर भी। ठीक है, अब बात करते हैं अदर मेटल की, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके बारे में। ठीक है, इनके ऊपर एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम। आयरन बर्न नहीं होता डायरेक्टली, बट उस आयरन की हमारे पास फीलिंग है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स है, बहुत पतले उसके पार्टिकल्स है, तो उनको हम लोग जो है बर्न कर सकते हैं। बट यहीं पर बात हम दोनों मेटल्स की, तो इनको बर्न करना बेटा जो है पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बाकी मेटल जनरली बर्न हो जाते हैं ऑक्साइड लेयर के साथ, बट ये दोनों मेटल्स जो बर्न नहीं होंगे और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ भी हाई टेम्परेचर पर। ओके, ये आपको समझना है क्या होता है इसमें। बहुत ही सिंपल सी आप रिएक्शन बोल दो इसको,
ठीक है, इसमें हमने एक कैथोड एक एनोड लिया, जिसमें यहाँ पर आपने लेड या एल्यूमिनियम का एक पार्टिकल एक कैथोड लिया है और एक एल्यूमिनियम का आइटम हमने कुछ लिए है एनोड की फॉर्म में। अब आप देखोगे बेटा कि एक प्रोसेस इसमें ऑक्साइड की लेयर लगाते थे एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की एक लेयर लगाते थे जिससे कि सब्सटेंस को हम लोग कोरोजन से बचा सके। ओके, लाइक हमारी ये लेड है, इसको हमको बचाना है, तो यहाँ पर हम कैथोड एनोड में जब हम करंट पास कर रहे बेटा, तो इसमें क्या होगा कि एल्यूमिनियम की जो आर्टिकल है ना, एल्यूमिनियम आर्टिकल एनोड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसमें आपको क्या रखना, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और आपके इस टाइप के सब्सटेंस बनेंगे, ठीक है, जो डाइड होंगे जिनके ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर आ जाती है। और हमको पता है कि जिंक जो होता है ना, लेड एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्टिव है तो एल्यूमिनियम को होता डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इसमें ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ये याद रखना है कि जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करेंगे बेटा तो क्या होगा। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, सब मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आपको पहले चीज समझ लीजिए, जनरल टर्म्स की बात करो, मेटल्स की रिएक्शन, ठीक है, वाटर से हो रही है, मेटल की रिएक्शन वाटर से हो रही है, तो आपके मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और जब इन मेटल ऑक्साइड की हम लोग वाटर से रिएक्शन करवा रहे तो मेटल हाइड्रोक्साइड आपके फॉर्म होंगे। क्या समझ आया, एक बार तो सुनिएगा कि जब हम लोग मेटल्स की रिएक्शन वाटर से करवा रहे तो मेटल ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और जो हमारा मेटल ऑक्साइड बना है फिर इसकी रिएक्शन वाटर से करवाने पर क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए बात करते हैं इस बारे में भी हम लोग। मेटल्स लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन कैचेस फायर, ठीक है, ये याद रखना। सोडियम पोटेशियम जो होता है हमने अभी बात की है कि ये विगोरसली रिएक्ट करेंगे और अपने आप को जला लेंगे, इसलिए इनको हम जनरली क्या करेंगे बेटा, तो हम इनको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हम इनको केरोसिन ऑयल में रखेंगे, ठीक है, तो अपने आप को बर्न करने से ये बचा सके। इसलिए अगर हमको प्रैक्टिकली कोई चीज करना है ना, लैब में, तो हम उसके लिए बात कर सकते हैं, बट जनरल टर्म्स में मेटल्स को हम लोग फ्री नहीं छोड़ते। ओके, बात करते हैं, यहाँ पर हमने पोटेशियम लिया है, अब आप देखते हैं इसी चीज को हमने फॉलो किया, ठीक है, हमने वाटर लिया, ठीक है, और क्या बना, ये आपका मेटल ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बनी और हीट की फॉर्म में एनर्जी आपकी रिलीज हो गई। यहां तक क्लियर। क्या किया हमने, मेटल लिया, वाटर लिया, मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो और आपके हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, है ना, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हीट निकलेगी सोडियम और पोटेशियम के केस में, ठीक है, आपको याद रखना। विगोरसली रिएक्ट करेंगे और फायर खुद को बर्न आउट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सोडियम की, फिर से वही किया, वाटर लिया तो आपका ये मेटल ऑक्साइड बना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमको पता है कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या है बेटा, आपकी हीट रिलीज होगी ही होगी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है, कुछ नहीं है, इसको आप याद करो, इसी बेसिस पर आप लोग अप्लाई कर दो। मेटल लिखा, वाटर आ जाएगा, आपका मेटल ऑक्साइड आ जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस, हीट जो है बाय प्रोडक्ट में रिलीज होगी। आगे बात करते हैं। ओके, वहीं पर बात हम करते हैं आगे कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम। एक चीज ध्यान रखना, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होता है ना, ये लेस वॉयलेंटली होते हैं, मतलब रिएक्ट तो करता है ना बट धीरे रिएक्ट करेगा। सोडियम और पोटेशियम तो ऐसा नहीं एकदम से हीट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, उतना नहीं, स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। एक और याद रखना, इसमें आपको हीट इवॉल्व नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनेगी। उन दोनों केसेस में क्या हो रहा था, सोडियम पोटेशियम के केस में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही थी बट साथ में एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट रिलीज हो रही थी। बट इस केस में इन मेटल्स के साथ है ना, आपकी हीट रिलीज नहीं होगी, सिर्फ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ये हमने जनरल टर्म्स में बात वही की थी, और तो दो एक्सेप्शनल केस थे, ठीक है। बात करते हैं, कैल्शियम लिया हमने, वाटर से रिएक्शन करवाई तो आपका COH ट्वाइस बना, जो कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। कैल्शियम फ्लोट्स, या फिर एक और चीज आता है, कैल्शियम जो है जब रिएक्शन होगी तो फ्लोट करने लगेगी इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये स्टिक टू मेटल सरफेस, ये स्टिक होता है थोड़ा ना,
तो स्टिकी मेटल सरफेस होने की वजह से क्या होगा कि ये आप जिस स्टेप टू में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो उस हाइड्रोजन बबल्स की वजह से ये फ्लोट करने लगेगी, ऊपर चढ़ जाएगी, तैरने लगेगी, इस टाइप से रिएक्शन होगा। याद रखना है, कैल्शियम फ्लोट बिकॉज हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक टू द मेटल सरफेस। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो मेटल सरफेस को स्टिक कर देगा, चिपका लेगा अपने साथ, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के साथ कैल्शियम मेटल भी आपको टेस्ट ट्यूब में देखने को मिल जाएगी। बाकी सारी रिएक्शन सेम है, बट आपको क्या याद रखना है कि जब कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, और ये मेटल ऑक्साइड जो है उस हाइड्रोजन गैस की वजह से उस टेस्ट ट्यूब में वाटर के साथ फ्लोट आपको स्टिक बहता हुआ दिखेगा, इसमें फ्लोट करता हुआ दिखेगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं होती, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है कोल्ड वाटर से रिएक्ट ही नहीं होगा, तो किससे रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम बच्चों जो है आपका हॉट वाटर से ही रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, समझिएगा। मैग्नीशियम जो है बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। सेम जो कैल्शियम की गैस में वो होगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चेंज हुई, जो हमारा वाटर था वो कोल्ड नहीं है, हॉट है। बाकी हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक कर लेगा और इस टाइप से मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ फ्लोट होता आपको दिखेगा। बाकी सब कुछ सेम है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बट फर्स्ट केस में इसमें क्या हो रहा था, इस केस में आपको कोल्ड वाटर लेना है, बट इस केस में आपको हॉट वाटर लेना है। दोनों ही केसेस में मेटल जो है और हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन बबल की वजह से स्टिक हो जाएगा और टेस्ट ट्यूब में आपको फ्लोट करता हुआ बहता हुआ दिखेगा। तो आपको याद रखना है दोनों ही केसेस में। बट मैग्नीशियम के केस में फर्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आपको हॉट वाटर लेना है। सोडियम पोटेशियम के केस में क्या याद रखना है हमको बच्चों की, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से विगोरसली हीट निकली, हाइड्रोजन तो बनेगी बट साथ में बहुत ज्यादा हीट भी आपकी रिलीज होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, आगे समझते हैं। अभी हमने हॉट वाटर पे बात कर ली, कोल्ड वाटर पे बात कर ली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे बात कर ली। अभी थोड़ा और हम लोग डीप जाते हैं। अब जिंक और आयरन, ठीक है, ये दोनों ऐसे मेटल है जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, बट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे। कैसे? यहाँ पर वाटर की हमको स्टीम यानी भाप लेनी होगी बेटा, है ना, यानी वाटर जो होगा बेटा हमारा गैसियस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विथ स्टीम, यानी कि भाप के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम देखिए, हमने ये वाटर मॉलिक्यूल लिए, मेटल ऑक्साइड बना और सेम हाइड्रोजन गैस बन रही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी मेटल के साथ हमको किस टाइप से कैसा वाटर हमको लेना है, ठीक है। कैल्शियम की केस में कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम की केस में हॉट वाटर। इन दोनों केसेस में एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक के केस में आपको स्टीम लेनी है यानी भाप लेनी है, पानी से काम नहीं होगा, ठीक है। बाकी मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये भी याद रखना है कि लेड, कॉपर और सिल्वर एंड गोल्ड, ये चार मेटल ऐसे जो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी हमको याद रखना है कि मेटल जो आपके लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रिएक्ट नहीं करेंगे। इस टेबल से हम लोग और समझ सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये दोनों शुरुआत के हैं जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जो अपने आप को हाइड्रोजन तो देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे, साथ में बर्न आउट कर लेंगे। कैल्शियम उसके बाद कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम उसके बाद हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है ये स्टेम से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनमें हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो आपको इस रिएक्टिव सीरीज से डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी, आई होप। ओके, तो आपको याद रखना है बेटा कि जनरली क्या होगा कि एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन ऐसे मेटल्स है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टेम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होने पर क्या बनाएंगे? मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर सोल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे। क्लियर? मेटल जो है डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करके बेटा हमारा सोल्ट
एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाएंगे, बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ सेम मैनर, ये याद रखना है। पर सारे ही मेटल ऐसा नहीं है कि एक जैसे या एक ही तरीके से या एक ही क्वांटिटी की हाइड्रोजन गैस बनाएंगे या सोल्ट बनाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं, ठीक है। पुट एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने सारे इसमें लिया है ना, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग मेटल ले लिया और सभी मेटल्स में हमने डाइल्यूट HCl डाला। अब देखते हैं किसके साथ क्या हुआ। यहाँ पर आपका सोल्ट बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस बनी। जहां एल्यूमिनियम लिया था, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी। जिंक जहां लिया था, जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी। आयरन जहां पर लिया था, आयरन क्लोराइड बना और आपकी हाइड्रोजन गैस बनी। तो आपको इस चीज को याद रखना है, बाकी सारा आपका समझ हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके बेटा सोल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सोल्ट एंड हाइड्रोजन जो वो फॉर्म कर रहे हैं मेटल। ओके, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैग्नीशियम शो फास्टेस्ट रिएक्शन एंड हाइड्रोजन बबल, ये ध्यान रखना है। फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। मैग्नीशियम जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। बबल भी फॉर्म करेगा, ठीक है, और ये सबसे फास्ट होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनके केस में और बात करें तो मैग्नीशियम सबसे फास्टर रिएक्ट करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बबल बनाएगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो याद कर लेना है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर HCl से रिएक्ट करेगा ही नहीं। बाकी इस ऑर्डर में आप देख लेना कि सबसे ज्यादा रिएक्शन मैग्नीशियम करेगा, फिर धीरे धीरे होगा एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन। ओके, यहाँ पर हम सोडियम पोटेशियम की बात नहीं कर रहे, वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनकी बात करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन करेगा एसिड से? तो मैग्नीशियम, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन करेगा? तो आयरन। कॉपर तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, है ना, याद रखना आप। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। कई बार क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होने के बाद। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट कर लेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाकर वाटर या N2O, NO ये बना लेगा, NO2 बना लेगा, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस 2 ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चीजें बना सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि HCl में तो रिएक्शन हो रही है, बट नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती बच्चा लोग। क्यों नहीं बनती? क्योंकि हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की वजह से हाइड्रोजन जो है तो वाटर इन इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपके नाइट्रस ऑक्साइड जो हाइड्रोजन जो है नाइट्रस ऑक्साइड बना लेगा बहुत सारा, तो इस वजह से जो या तो वाटर फॉर्म हो जाएगा या नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी नाइट्रिक एसिड के केस में। ओके, ये चीज एक्वारेजिया। एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक्वारेजिया क्या होता है? जनरली जो ज्वेलर्स होते हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं, वो लोग जो होते हैं इसका यूज करते हैं। बनता कैसा है? इसमें HCl का 75% HCl एंड 25% HNO3 को एसिड्स को मिलाकर इसको बनाया जाता है। और इसको बनाने के बाद एक बार जो होता है अपने अंदर गोल्ड और सिल्वर को भी डिसोल्व कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सी बार जो हमारे गांव में या शहरों में भी लोग आते हैं घर पर कि हम आपकी गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी को क्लीन कर देंगे, कुछ भी चार्ज नहीं लेते। वो क्या करेंगे? क्लीन तो कर देंगे वो, और उस एक्वारेजिया के अंदर जो कि हमारा इन दोनों सब्सटेंस से मिलकर बना है बेटा, उसके अंदर गोल्ड की कुछ लेयर्स को डिसोल्व कर अपने साथ ले जाएंगे। तो आपकी जो ज्वेलरी की वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। गोल्ड का कुछ अमाउंट जो हट चुका होता है। ये दिख रहा है आपको, गोल्ड डाला, एक्वारेजियम डाला तो इस गोल्ड की लेयर हटी है और ये गोल्ड के कुछ सब्सटेंस यहाँ पर रह गए। आपकी ज्वेलरी आपको मिल गई है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप से काम हमको नहीं करना है। जो भी हमारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं उन्हीं से हमको हमारे गोल्ड या सिल्वर की क्लीनिंग करवाना है या काम करवाना है, ठीक है। हाईएस्ट कोरेसिव नेचर में है ना, और फ्यूमिंग लिक्विड है, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर को क्लीन करने में, प्लेटिनम को क्लीन करने में काम लेते हैं। आपको ध्यान रखना है। ओके, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट? एक चीज ध्यान रखना, हमने पहले भी समझा था कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने समझी थी कि
आयरन जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी खुद ले लेगा, और यहाँ पर आपका आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर बन गया, सेम रिएक्शन हुई है। ये जो है हमारा मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने आयरन की एक नेल लगा दी, कील आपको दिखाई दे रही होगी ना, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की कील लगा दी। अब हमको पता है कि जो है हमारा आयरन जो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में से कॉपर को हटा देगा और उसके खुद ले लेगा, और सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और आयरन के ऊपर हटाकर खुद वहां की जगह ले लेगा, कॉपर को हटा। वहीं पर यहाँ की रिएक्शन देखेंगे तो कोई सा भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है बेटा, जो हमने बात की थी, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट खुद से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देता है और उसकी प्लेस पर खुद आकर बैठ जाता है। वही हुआ, आयरन था, कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, आयरन की नेल डाली तो इसने कॉपर को हटा दिया और उसके ऊपर खुद आकर बैठ गया। अब पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। पुट अ क्लीन कॉपर वायर इन आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट में क्लीन कॉपर वायर डाला, और आयरन नेल इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, और सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाली, ठीक है। उल्टा काम किया है जनरली। 20 मिनट का हम देखते हैं, जो ब्लू कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू ग्रीन हो गया है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट। हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और इसके बाद भी आप जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से जो रिएक्शन हो जाएगी। इस कील को हमने बाहर निकाला तो इसके ऊपर हम लेयर देख रहे हैं, क्योंकि आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, उसकी खुद ले ली, तो वो लेयर आ गई इसके ऊपर कॉपर की, है ना। आपको याद रखना है हाउ टू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन, ये वही चीज है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये आपको याद रखना, रिएक्टिव सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, तो देखना आपको भी मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ। सोडियम पोटेशियम है ना, पोटेशियम सोडियम दिख रहा, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिव की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर ये आते हैं। यहीं की बात करें हम इंक्रीजिंग रिएक्टिव सीरीज, है ना, तो इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा पोटेशियम क्योंकि सबसे कम प्लेटिनम क्योंकि। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से कर लेना है यार बेटा। इसमें पूछ लेते 1-2 नंबर तक कि कौन सा सेकंड नंबर का कौन मोस्ट रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना। आई होप यू एंजॉय द सेशन बेटा। So this second part will shoot very soon and you can watch the second video on our channel. Thank you so much. If you like the video, you love the session, you come on the last of this video. So don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.